बीए सेकेंड ईयर की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है स्विट्ज़रलैंड का संविधान। स्विट्ज़रलैंड का संविधान में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। हम जानते हैं विश्व में एकमात्र देश ऐसा है, स्विट्ज़रलैंड ऐसा देश है जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्ज़रलैंड के पूरे कैंटेन में नहीं है, बल्कि कुछ कैंटेन में है। जैसे हमने कहा था, एक पूर्ण कैंटेन और 4 अर्ध कैंटेन में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे है, हमें ये देखना है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी की कौन कौन सी डिवाइस है और उन डिवाइस की कैसे कैसे कार्य प्रणाली है, क्या प्रोसीजर से वो कार्य करती हैं। तो देखिए, रेफरेंडम, इनिशिएटिव और जनमत संग्रह जैसे कि ये होते सभाएं होती हैं, ये सब इसकी डिवाइसेस हैं, ठीक है। लेकिन देखो, इनका अलग अलग महत्व है। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण डिवाइस है वो जनमत संग्रह है, रेफरेंडम है, और उसके बाद में है इनिशिएटिव। तो आज हम करेंगे कि हमें कैसे मालूम पड़ता है कि स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि वहाँ पे कैसे है। तो सबसे पहले हम करेंगे रेफरेंडम। रेफरेंडम को कहते हैं जनमत संग्रह। नाम से ही स्पष्ट है, जनता का मत लो और उसका संग्रह करो और फिर डिसीजन लो। तो लोक निर्णय यानी लोगों का निर्णय रेफरेंडम कहलाता है। देखिए, जो स्विट्ज़रलैंड है वहाँ पे प्रत्येक कानून आवश्यक रूप से जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होता है। प्रत्येक कानून क्या होता है? आवश्यक रूप से जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होता है, व्यवस्थापिका द्वारा पारित होता है। हमें पता है व्यवस्थापिका क्या करती है, संघीय सभा, फेडरल असेंबली। व्यवस्थापिका का कार्य है कानूनों का निर्माण करना। तो यहाँ पे जो व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक होते हैं, व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक पर वीटो का अधिकार है जनता को। और यदि व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को जनता वीटो कर देती है यानी अस्वीकृत या निषेध कर देती है, तो वह विधेयक ही रह जाता है, कानून नहीं बन पाता है। तो देखिए, हम ये देखेंगे कि जो जनमत संग्रह है वो कितने प्रकार का है। तो जनमत संग्रह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। 2 प्रकार कौन कौन सा है? एक तो है अनिवार्य और एक है वैकल्पिक ऑप्शनल। देखिए, जो अनिवार्य है वह संविधान, जो संघ का संविधान है, ठीक है। दो संविधान है, कैंटेन का संविधान और संघ का संविधान। तो जो संघ के संविधान में संशोधन से संबंधित होता है, ध्यान रखना है कि जो अनिवार्य जनमत संग्रह है वह संविधान में संशोधन से संबंधित सभी विधेयकों पर आता है। संघीय संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयकों पर अनिवार्य जनमत संग्रह यूज होता है। तो देखिए, एक तो हो गया संविधान में संशोधन से संबंधित सभी विधेयकों पर अनिवार्य जनमत संग्रह यूज होता है, और उसके साथ साथ में ऐसे समस्त अध्यादेश जिन्हें कार्यपालिका अति आवश्यक घोषित नहीं करती। यदि कार्यपालिका किन्हीं भी विधेयकों को, अध्यादेशों को अति आवश्यक घोषित कर देती है तो वहाँ पे जनमत संग्रह नहीं होता। लेकिन ऐसे समस्त अध्यादेश जिन्हें कार्यपालिका अति आवश्यक घोषित नहीं करती है तो उनमें क्या होता है, अनिवार्य रूप से जनमत संग्रह हो जाता है। तो देखिए, हमने किया है कि जनमत संग्रह, रेफरेंडम, लोक निर्णय क्या है कि जनता की अभिव्यक्ति है, कानूनों में जनता की अभिव्यक्ति है, निषेधाधिकार है। अस्वीकृत करने पर विधेयक कानून का रूप नहीं ले पाता, संविधान संशोधन के लिए यूज होता है।
और ऐसे अध्यादेश, ऐसे समस्त अध्यादेश जिन्हें कार्यपालिका अति आवश्यक घोषित नहीं करती है, इसे हम जनमत संग्रह में ले सकते हैं। दूसरा जो जनमत संग्रह है, रेफरेंडम है, वह है वैकल्पिक। ठीक है, तो जो वैकल्पिक है इसमें सुनो, एक स्विट्जरलैंड में जो जनता है, संविधान में निर्धारित जनता है, 30,000 लगभग जनता, निर्धारित यानी निश्चित संख्या, जनता की एक निश्चित संख्या निश्चित समय पर, और जो संघीय विधानसभा द्वारा बनाए गए जो पारित है विधेयक, पारित विधेयकों की लोक निर्णय की मांग करते हैं। एक बार फिर से सुनो, एक निश्चित जनता निश्चित समय पर जो संघीय विधानसभा द्वारा विधेयक पारित होते हैं, उन पे मांग करती है कि हम जनमत संग्रह करना चाहते हैं। तो वो मांग यदि करती है तो जनमत संग्रह हो जाता है, और यदि मांग नहीं करती तो विधेयक कानून का रूप अपने आप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से हमने देखा रेफरेंडम दो प्रकार के होते हैं, एक अनिवार्य, एक वैकल्पिक। अनिवार्य संविधान संशोधन से लेकर होता है, और ऐसे अध्यादेश जिसे कार्यपालिका अति आवश्यक घोषित नहीं करती है। और वैकल्पिक में क्या है, एक निश्चित समय में निश्चित जनता द्वारा विधानसभा, संघीय विधानसभा द्वारा जो विधेयक पारित किए जाते हैं उस पे मांग करती है कि हमें ये इस पे जनमत संग्रह करना है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि यदि कोई भी विधेयक जनमत संग्रह या लोक निर्णय द्वारा अस्वीकृत हो जाता है या जनता वीटो कर देती है तो वह विधेयक ही रहता है, वह विधेयक कानून नहीं बन पाता है। देखिए, पहला हमने कर लिया है रेफरेंडम या लोक निर्णय या जनमत संग्रह। अब सेकंड जो है वो है आरंभक। आरंभक जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इनिशिएटिव है ना। तो इनिशिएटिव मतलब क्या है, जो विधेयक है, विधेयक जनता द्वारा प्रस्तावित ही है। यहाँ पे तो वो प्रस्तावित जनता नहीं कर रही थी, यहाँ पे जनता ही प्रस्तावित कर रही है। जनता द्वारा प्रस्तावित करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वह विधेयक आरंभक कहलाते हैं। देखिए, जो संघीय स्तर पर केवल संविधान संशोधन, संघीय स्तर पर केवल संविधान संशोधन के लिए ही आरंभक का यूज होता है, केवल संविधान संशोधन के लिए ही आरंभक का यूज होता है। साधारण विधेयकों, ये नोट है, 1 नंबर का नोट ये है और 2 नंबर का नोट ये है। साधारण विधेयकों के लिए ये प्रावधान नहीं है। तो तुम समझो कि जो आरंभक है वो 2 संविधान संशोधन विधेयकों के लिए ही यूज होता है। यूज होता है का अर्थ है प्रयुक्त होता है। ठीक है, संविधान संशोधन के लिए ही प्रयुक्त होता है। और लेकिन साधारण जो विधेयक है उसके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है आरंभक का। फिर हम एक बात और देखेंगे कि जो स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है आंशिक संशोधन और दूसरा होता है पूर्ण संशोधन। आंशिक संशोधन यानी पार्टीशन, पार्शियल रिवीजन और ये टोटल रिवीजन। इसमें आप तुम देखोगे जो पूर्ण संशोधन है और जो आंशिक संशोधन है, दोनों प्रकार के संशोधन के लिए नागरिकों का प्रस्ताव आता है। यानी नागरिक ही संविधान में संशोधन यदि करना है तो स्विट्जरलैंड के नागरिक द्वारा ही प्रस्ताव आता है। आवश्यक है ये स्विट्जरलैंड के नागरिक द्वारा ही प्रस्ताव आना। दोनों प्रकार के, टोटल ले लेंगे या आंशिक ले लेंगे, दोनों प्रकार के संशोधन के लिए स्विट्जरलैंड के नागरिक ही प्रस्ताव लाएंगे, शुरू करेंगे। संविधान में आरंभक यूज जरूर होगा। ठीक है, उसके बाद में जो पूर्ण संशोधन के लिए प्रस्तुत आरंभक दोनों सदनों में एक आ गया, एक कैसे भी करके
यहाँ पे आरंभक आया जो कि संविधान में संशोधन चाहता है। आरंभक आ गया संघीय सभा में। संघीय सभा यानी वहाँ की लेजिस्लेचर है ना, फेडरल असेंबली। फेडरल असेंबली में 2 सदन है, हमने कर लिए थे। एक सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा सदन है सीनेट। तो दोनों सदनों में ही यदि असहमत हो जाता है तो असहमत होने पर क्या होगा, जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाता है। फिर यहाँ पे आ जाता है जनमत संग्रह। फिर क्या है, जनमत संग्रह में संविधान संशोधन हमने बात की है, तो यहाँ से जनमत संग्रह के लिए आ जाता है। और यदि स्विट्जरलैंड के मतदाताओं का बहुमत जो है वह आरंभक का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। अब यहाँ पे आरंभक का प्रस्ताव जनमत संग्रह द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो संघीय सभा विघटित हो जाएगी। संघीय सभा यानी फेडरल असेंबली, क्योंकि इन्होंने अपना प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। फेडरल असेंबली विघटित हो जाएगी और नवनिर्वाचित और संघीय सभा उसके बाद में उसका स्थान क्या ले लेगी, दूसरी एक नवनिर्वाचित संघीय सभा होगी, वो उस प्रस्ताव को वापस लाएगी और इस प्रकार से वह प्रस्ताव आरंभक के रूप में यूज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये बात अपन कर रहे थे पूर्ण संशोधन के लिए, यहाँ पे जनमत संग्रह के लिए आएगा, लेकिन होता अब आता है आंशिक संशोधन। आंशिक संशोधन के लिए जो आरंभक होते हैं ना, आरंभक के प्रस्ताव 2 प्रकार से आते हैं, एक सविन्यासित एक अविन्यासित। तो जो सविन्यासित या फॉर्मुलेटेड है, सविन्यासित यानी फॉर्मुलेटेड, और एक आता है अविन्यासित यानी अनफॉर्मुलेटेड। देखिए हम अब कल चर्चा करेंगे सविन्यासित और अविन्यासित आरंभक क्या है। तो क्योंकि देखिए ये मैं बताऊं तुम्हें, ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, तुम 2 बार 3 बार पढ़ोगी तो तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधन है, ये डिवाइस है। देखो इनिशिएटिव हो गया, आरंभक 2 प्रकार के होते हैं, सविन्यासित अविन्यासित। इसी प्रकार से रेफरेंडम भी 2 प्रकार के होते हैं, जरूरी वाला, अनिवार्य और वैकल्पिक। तो जो संशोधन होते हैं वो आंशिक संशोधन और पूर्ण संशोधन होते हैं। आंशिक संशोधन में आरंभक 2 प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से ये जो 2 प्रकार हैं कैसे काम करते हैं ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।